ईरान विल बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्गर पोजीशन, विल बी इन अ वे बेटर पोजीशन। और क्योंकि उसके पीछे चाइना और रशिया खड़ा है, स्किन कलर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन उन्होंने मेरिट बना दी। फंस नहीं गए ट्रंप साहब? तो मसूक ने कहा था मैं नीचे जाके फिफ्थ स्ट्रीट पे किसी को गोली मार दूं, मेरा फिर भी मेरी सपोर्ट मेरे साथ रहेगी। लेबनान के बाद जॉर्डन की बारी आ जाएगी, जॉर्डन के बाद किसी और मुसलमान मुल्क की बारी आ जाएगी। तो क्या ट्रंप की इंपीचमेंट हो सकती है? ये जंग अमेरिका की जंग नहीं है, ये जंग इजराइल की जंग है, ये जंग बीबी नेतन्याहू की जंग है। उसने शुरू की है, वही खत्म करेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी मकबूलियत में खातिर ख्वाह कमी आई है और अमेरिकन सर्विस कह रहे हैं कि वो 33% पर है इस वक्त, और ईरान अमेरिका जंग से मुतालिक 66% अवाम ने इस जंग को रोकने या जंग को ख़त्म करने या जंग की मुखालफत में वोट दिया है। आज जंग को 36 दिन हो चुके हैं और 36 दिनों के अंदर इतनी बड़ी राय आमा में तब्दीली, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए सियासी तौर पे एक बहुत बड़ी नाकामी, एम्बेरसमेंट और दाखिली तौर पे एक शिकस्त का बायस है। यानी वो जो बयानिया लेकर उठे थे इस जंग के हक में, इस जंग के दिफा में, उस बयानिए को अमेरिकन अवाम की अक्सरियत बाय नहीं कर रही है। हत्ता कि अमेरिकन पॉलिटिशियंस, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, वो ट्रंप को मिनाब स्कूल पर जो हमला हुआ उसके बाद मासूमों का कातिल तक के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी 7 to 8 मिलियन लोग बाहर निकले। अमेरिका की 50 रियासतों में 3200 मुकामात पर गुज़श्ता एक साल के अंदर ये दूसरी बार, बल्कि तीसरी बार नो किंग रैलीज या नो किंग प्रोटेस्ट हुए प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ, जिसकी कोई मिसाल अमेरिका की 250 साल तारीख में नहीं मिलती कि एक साल में किसी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में लोग 3 दफा बाहर निकले हों। तो क्या दाखिली सियासत है अमेरिका की? क्यों फैसला किया अमेरिका के सदर ने ईरान के ऊपर अनप्रोवोक्ड यूनिलेटरली अटैक करने का, और अब वो इस जंग से कैसे बाहर निकलेंगे? उनकी सियासत को समझने वाले, उनकी जमात रिपब्लिकन पार्टी से वाबस्ता, उनके करीब रहने वाले पाकिस्तानी नामवर शख्सियत और कानूनदान भी हैं, साजिद तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई। माय प्लेजर, थैंक यू अमीर भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। फंस नहीं गए ट्रंप साहब जी? देखिए अमीर भाई, इसमें मैं पहले तो बताना चाहूंगा कि इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की, और मैं खुद एक ट्रम्पस्टर हूं, आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट करता हूं। मैं सिचुएशन बताना चाहता हूं कि मेरे जैसे कई इस वक्त रिपब्लिकन मौजूद हैं। देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब, इससे पहले बताना चाहूंगा कि फॉल ऑफ काबल से लेते हैं इस चीज को, कि फॉल ऑफ काबल, और फिर मैं 3 कैंपेन में ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता रहा हूं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो उनका जो नैरेटिव था कि ही इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट, फिर मैं इसी पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कहूंगा कि वो नोबेल पीस प्राइज की कैंडिडेसी, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस, और उसके बाद 8 महीनों में 8 जंगें रुकवाना, ये सारा नैरेटिव सामने आपके मैं रखना चाहूंगा। और फिर मैं खुद इसकी एडवोकेसी करता रहा हूं इस बात की कि वो टैरिफ के जरिए जंगों के अहदाफ हासिल करते हैं और करते रहे हैं। लेकिन यकलख्त फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो इस जंग में कूदते हैं जो इसके बारे में उनके जो लोग जनेवा के अंदर बातें कर रहे थे, उन्होंने खबर बाहर लेकर आए कि जी ईरान इज वेरी क्लोज टू मेक द एटॉमिक वेपन। लेकिन इसमें मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ना सिर्फ मेरे लिए, आपके देखने वालों के लिए, आपके लिए, और 8 बिलियन पॉपुलेशन इस दुनिया की। इजराइल की आबादी 10 मिलियन है। आज आप और मैं ईरान की बात कर रहे हैं, उन्होंने 32 मील कवर कर लिया लेबनान का, किसी को पता भी नहीं इस चीज का। ग्रेटर इजराइल का नक्शा उन्होंने सामने रख दिया है। 20 कंट्रीज के करीब उन्होंने अपने आसपास सारे साफ कर दिए हैं। और फिर उसके बाद जब मैं इस चीज को देखता हूं कि हम इतने लाचार क्यों हैं, तो उसके बाद कई फैक्टर सामने आते हैं। 18वीं सदी से लेकर आज तक कोई भी साइंस की किताब पढ़े तो ज्यूइश रिटर्न है। अमेरिका को बनाने वाले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो कौन है? ज्यूइश है। $100 मिलियन हर साल अमेरिका की सियासत में वो पंप करते हैं, एपैक। और फिर उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस देखे पूरी दुनिया के अंदर। इसमें सिर्फ आमिर भाई आप और मैं ही नहीं आज ये बात कर रहे। आप मिडल ईस्ट की बात कर लें, आप सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, 2 बिलियन के करीब मुसलमान हैं। मुझे बताएं क्यों लाचार हैं, बीमार हैं? गजा के अंदर जो हुआ है आप देखें, दिन दिहाड़े किसी की जुर्रत नहीं है कि बोल भी सके उसके खिलाफ। तो दर हकीकत ये सारी चीजें पढ़ने वाली हैं, देखने वाली हैं।
कि क्या वजह है कि आज 8 बिलियन दुनिया बिल्कुल उनके सामने हेल्पलेस है? क्या वजह है? आज अगर मैं बल्कि आपको देखने वालों को एक और फूड फॉर थॉट देना चाहूंगा, आज जरा बैठ के गूगल करें, ब्लैक रॉक एक कंपनी है जिनकी 12,000 बिलियन डॉलर उनकी नेटवर्थ है, और उनके बोर्ड के ऊपर उसके सारे मालिकान जो है सारे जुएश हैं। इन सर्कमस्टांसिस में आप और मैं और देखने वाले सुनने वाले, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है इस सारी चीज के अंदर? क्या हम सिर्फ दुनिया में 3 वक्त का खाना खा के सोने के लिए आए हैं? हमने हम क्यों, हम इंग्लिश से पहले, सबसे बड़ी बात, जहां मेरी जबान बोलने वाले सुनने वाले हैं, पहले आप इंग्लिश के खिलाफ थे। आज आप बिल्कुल ही साइंस से मुंह फोड़ के लगता है दुनिया से नाराज हैं। क्या आपकी ये नाराजगी आपको कामयाब किसी फील्ड में भी करने होने देगी? अपने मुल्क से नफरत, अपने कौम से नफरत, तालीम से नफरत। आज भी हम लोग मौकलात में बिलीव कर रहे हैं, हम फूंकों से कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं। क्या दिस इज अ सोल्यूशन? क्या दिस इज सोल्यूशन? क्या वजह है? ये मैं खुद आज इस पॉइंट पे हूं कि सोचूं हम्म। कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन। राइट। ये फरमाएं कि जो अभी इलेक्शन होने जा रहा है आपका नवंबर में, मिड टर्म, इस इलेक्शन में अगर कोई नंबर गेम तब्दील होती है तो क्या ट्रंप की इम्पीचमेंट हो सकती है? देयर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। देखिए, इसमें इम्पीचमेंट की बात की जाए तो पिछली टर्म में भी डोनाल्ड ट्रंप 1.0 था, उसमें भी इम्पीचमेंट की ट्राइयां होती रही करती। एक पॉइंट अमीर भाई मैं भूल गया, बल्कि मैं जब मैं बात कर रहा था, मैं असल में अब बिकम वेरी टची इन दिस इजराइल सिचुएशन मेरे ख्याल में। जी। एक पॉइंट मैं भूल गया हूं जो आप मेरे ख्याल में देखने वालों का बड़ा जरूरी है। उसको अमेरिकन पॉलिटिक्स सिस्टम में कहा जाता है कर्स ऑफ द सेकंड टर्म। कर्स ऑफ द सेकंड टर्म के पहले टर्म में प्रेसिडेंट को पता होता है कि उसने इलेक्शन लड़ना है, वो अपना पूरा मैंडेट इन्फोर्स नहीं करता। सेकंड टर्म में उसको पता होता है कि दोबारा उसने इलेक्शन नहीं लड़ना, उसने दोबारा पावर में नहीं आना, उसने अपना पूरा एक तो मैंडेट डिलीवर करना होता है, दूसरा उसको अपनी लेगेसी का बहुत फिक्र होता है। तो सेकंड टर्म के अंदर वो अपनी, वो पैडल टू द, कहते थ्रॉटल टू द पैडल, पैडल टू द थ्रॉटल, वो सारा अपना प्रेशर क्रिएट करता है कि अपना मैंडेट डिलीवर करे। और आज जो कुछ भी हो रहा है मेरे ख्याल में दिस इज रिलेटेड टू द कर्स ऑफ द सेकंड टर्म। सही। और वो जो मैंने आपसे पूछा कि इम्पीचमेंट का, उसमें इम्पीचमेंट मैंने कहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1.0 के अंदर इम्पीचमेंट का हुआ था प्रेसिडेंटों के खिलाफ, जो बाइडन, इस तरह के कई माजी में होता रहा। इट डजंट मैटर पॉलिटिकल सिस्टम। दर हकीकत अमीर भाई, दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा, डेमोक्रेटिक वैल्यू वाज इन डिक्लाइन एवरीवेयर। इट्स अ इंटरनेशनल फेनोमेनन राइट नाउ। अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। आप देख लें दुनिया की हर कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज और उनके तो हालात ही नहीं है। आज अगर मुझसे पूछा जाए, अब कांग्रेस बेफैज है, कोई उनके हालात नहीं है, ह्यूमन राइट्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन इररेलेवेंट है, इस वक्त देखा जाए तो जंगल लॉ है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। मैटर ऑफ फैक्ट, चाहे यूक्रेन हो, क्रीमिया हो, चाहे आज आप गाजा की बात कर लें, चाहे आप कश्मीर की बात कर लें, चाहे आज आप ईरान की बात कर लें, नथिंग, जिसके पास ताकत है, माइट इज राइट, जिस तरह जंगल में होता है। ये कभी अमेरिका ने या अमेरिकी कौम ने सोचा था कि अमेरिका के जो दायमी इत्तेहादी हैं गुज़श्ता 100 साल से, यानी यूरोप, वो भी उसको छोड़ देगा? कोई एक यूरोपीय मुल्क ऐसा नहीं है, कमजोर से लेकर ताकतवर तक, जो फार ईस्ट एशिया में इसके इत्तेहादी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान तक, कोई मुल्क इसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। देखिए, उसमें मीर भाई, मैं अगर तकारीर देखूं, ये जंग तो एक अभी मेरे ख्याल 32, 33 या 36 दिन पहले शुरू हुई। उससे पहले म्यूनिख में जेडी वाइस की स्पीचें थी, उससे पहले और कई स्पीचेस जब मैं सुनता हूं तो इस वक्त जो नजर आ रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इन डिक्लाइन। वेस्टर्न, इसमें नॉट ओनली इन अमेरिका बल्कि यूरोप उससे पहले गिर चुका है। उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज, उनकी वीक लीडरशिप, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा एज एन अमेरिकन टैक्स पेयर, मैं समझता हूं कि वो जो मार्शल सिंड्रोम थे, मार्शल सिंड्रोम ये थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैसा दिया गया कि आप अपना रिपेयर करें और आपकी डिफेंस को हम संभालेंगे, जो कि मेरे ख्याल में गलत फैसला था, जल्दी इससे निकल जाना चाहिए था। उससे हुआ ये कि डिफेंस, बल्कि नेटो में अपना हिस्सा भी नहीं डालते थे यूरोपियन, डिफेंस अमेरिकन खर्चे पे, और उस पैसे से वो करते क्या थे? उस पैसे पे वो ये करते थे कि वो सोशलिज्म को प्रमोट करते थे। एक बच्ची, एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो 1 साल की छुट्टी है, साथ उसका हस्बैंड कहता है मुझे भी छुट्टी दो। आज यूरोप कहता है कि 3 दिन का वर्क डेज होना, 3 दिन का, 3 वर्किंग डेज का वीक होना चाहिए, 4 दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो दर हकीकत
अमेरिकन टैक्स पेयर्स के ऊपर उन्होंने बड़े पैसे के ऊपर बड़ी अय्याशी की है। मेरा ख्याल है पॉइंट हैज कम अप कि वो अपने आप को संभालें और अमेरिका को माफी दें। हालात ये हो चुके हैं। और उसमें देखें इन्होंने, मैं अगर खुद एज एन अमेरिकन रिपब्लिकन और एज ए अमेरिकन सिटीजन देखूं, तो पिछले 20-25 साल या उससे भी ज्यादा कर लें, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का भरपूर फायदा उठाया गया, अमेरिका की वीक ट्रेड पॉलिसीज का भरपूर फायदा उठाया गया, और अमेरिका के अंदर अपने वीक सदूर ने यहां से फैक्ट्रियां बंद करके चाइना को ट्रेड सीक्रेट भी देते रहे, और यहां पे इंसेंटिव देते रहे नेफ्टा जैसे प्रोग्राम के जरिए कि आप चाइना में फैक्ट्रियां लगाएं, और आज उसके हालात आप देख लें कि क्या वो फैसला गलत था या ठीक था। मेरे ख्याल में इट वाज रॉन्ग डिसीजन। लेकिन तारड़ साहब, अफगानिस्तान में अमेरिका गया, 50 दुनिया के मुल्क अमेरिका के साथ थे, जंग में बनफसे नफीस शामिल थे। इराक गया, 34 मुल्क दुनिया के शामिल थे। आज ईरान गया है, कोई मुल्क साथ नहीं है। अमीर भाई, उसमें मैं रिसेंट देखें वो जो डिसीजन, मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा वो डिसीजन भी सारे गलत थे। इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में जाने वाले, मैं कल जो मकरान साहब की स्पीच, प्रेसिडेंट मकरान की स्पीच का रेफरेंस देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमने बम तो मारे थे इराक में भी, हमने बम तो मारे थे लीबिया में भी, हमने बम मारे अफगानिस्तान के अंदर भी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला है? इराक के अंदर नूरुल मालकी अमेरिका का सपोर्टेड बंदा था, लेकिन आज वो अमेरिका के खिलाफ है। और उन्होंने बात बड़ी खूबसूरत कही है, लेकिन मेरे ख्याल में वर्केबल नहीं है शायद। वो कहते हैं कि अवाम को एजुकेट करो ताकि अपने फैसले वो खुद कर सकें। लेकिन मैं जिस तरह पहले अर्ज कर रहा था कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इन डिक्लाइन, इज टू लेट नाउ मेरे नजर में। और आप अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, अमेरिका की पॉलिटिक्स में हैं, पाकिस्तानी बॉर्न हैं। कथा नजर इसके कि ये जंग कैसे और कब और क्यों कर शुरू हुई। ईरान ने जिस तरह 36 दिन से इस जंग का सामना किया है, अमेरिका और इसराइल का, और जो ईरानी कौम की यूनिटी हमें नजर आई है, क्या ये वाकई गैर मामूली नहीं है एक थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग इंतहाई कमजोर रियासत की तरफ से? देखिए, दो चीजें मैं, ईरान की हिस्ट्री बड़ी 6,000 पुरानी हिस्ट्री है। उनके ऊपर पहले भी हमले होते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि इस जंग आज बंद भी हो जाए तो वर्ल्ड वॉन्ट बी द सेम। और दूसरी बात यह है कि ईरान इज नॉट अ लोन, उसको इनडायरेक्टली रशिया और चाइना का भी सर्वाइवल उसी के अंदर है। और उसमें भरपूर, और मैं इसमें बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको कहा है, मैं जंग के खिलाफ हूं। अगर मुझे तकलीफ है किसी फलस्तीनी बच्चे की, कश्मीरी बच्चे की, और किसी ईरानी बच्चे की, मुझे उतनी ही तकलीफ किसी यहूदी बच्चे की भी होगी, किसी हिंदू सिख बच्चे की भी होगी। मैं किसी माँ के बच्चे को मारना इज नॉट अ सोल्यूशन टू बिगिन विद। मैं बल्कि और ना सिर्फ मैं, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब भी, मैंने जिस तरह आपको कहा है कि तीनों इलेक्शनों में एंटी वार प्रेसिडेंट बन के सामने आए थे, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। लेकिन ईरान इस वक्त अगर देखा जाए, मेरा ख्याल है फ्यूचर के अंदर ईरान विल बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्गर पोजीशन, विल बी इन अ वे बेटर पोजीशन। और क्योंकि उसके पीछे चाइना और रशिया खड़ा है, उनकी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और मेरे ख्याल में अमेरिका की गलत डिसीजन था, उन्होंने अपने आप को बड़ा एक्सपोज किया है। और उसमें जो एक कहते हैं सोल सुपर पावर स्टेटस है, दैट इज ऑन द रिस्क एट द मोमेंट। आप कितने अरसे से अमेरिका में सेटल हैं? मुझे 37 साल, 37। यानी इसका मतलब है आपने बिल क्लिंटन को देखा 2 दफा, आपने प्रेसिडेंट ओबामा को देखा, आपने जो बाइडेन को देखा, आपने प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन को देखा। तो देखें, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो स्टेचर, जो उसकी डिक्शन, उसका डेकोरम, उसकी कम्युनिकेशन, वो उसको देखें, और आप ट्रंप की गुफ्तगू सुने कि वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ क्या फौश गुफ्तगू उसके बारे में कह रहा है, वो मैक्रोन का उसकी बीवी के साथ मजाक उड़ा रहा है, स्टेज पर डांस कर रहा है। ये यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट का लाख इख्तलाफ अमेरिका की इस्तेमारियत से हो सकता है, हम उसकी पॉलिसीज, हेजमोनिक पॉलिसीज के खिलाफ है, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बनता था वो उस पोजीशन पे जचता था। ये क्या मजाक हो रहा है आपकी कौम के साथ? अमीर साहब, दो चीजें उसमें अर्ज करना चाहूंगा। मैं ना सिर्फ मैंने बड़े सदूर देखे, बल्कि अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे फेवरेट प्रेसिडेंट दो ही हैं अभी तक। उसके बाद मैं इतना खुश नहीं हूं किसी से भी। एक रोनाल्ड रेगन थे और दूसरे बिल क्लिंटन थे। मैं टोटली आपकी बात से एग्री करूंगा। लेकिन दूसरा, मैंने पॉइंट पहले भी अर्ज कर दिया है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इन डिक्लाइन। उसके बाद एक अलमिया हुआ है इसके बाद, बिल क्लिंटन दौर के बाद। मुझसे खुद से अगर आज से 20 साल पहले क्वेश्चन किया जाता था कि हु आर यू पॉलिटिकली, तो मैं कहता था मैं
आई एम रिपब्लिकन ऑन सर्टन इश्यूज एंड आई एम डेमोक्रेट ऑन सर्टन इश्यूज। इस कौम के साथ सबसे बड़ा अलमिया तो यह है कि आज या सामने आता है, या फार लेफ्ट आता है, या फार राइट आता है, मिडल में आज कोई उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरी बात यह अर्ज करना चाहूंगा कि बराक ओबामा के बाद जो बाइडेन साहब आए, जो बाइडेन साहब का 50 साल का एक्सपीरियंस था, 50 साल से सेनेट में रहे हैं, और मेरे जैसे बंदे वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन चुके थे, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर सकता था। दूसरा, जो जिन चीजों को वो सपोर्ट करते थे, अल्टीमेटली जब देखे, मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा, स्किन कलर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन उन्होंने मेरिट बना दी। 12 साल बराक ओबामा, उसकी सिर्फ यह ख्वाहिश थी कि एलबीजीटी को प्रमोट करना है और अफ्रीकन अमेरिकन को प्रमोट करना है। मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, मैं उसके खिलाफ था। फिर वीक फॉरेन पॉलिसी यह थी कि पुतिन स्टडी कर चुका था, सीरिया के अंदर रेड लाइन ड्रा करते रहे, करने के काबिल कुछ नहीं थे। फिर उसमें एक चीज नहीं है, आप बात कर रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंसी की। जब मौसूफ बराक ओबामा साहब जब सऊदी अरेबिया जाते थे तो रियाज का मेयर उनको रिसीव करता था, मैं उससे भी खुश नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे जैसे बंदे, और मैं आज भी इस चीज पे बिलीव करता हूं कि पैसा बना के सियासत में आना या सियासत में आके पैसा बनाना, दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस था इन बिटवीन जो बाइडेन और प्रेसिडेंट ट्रंप। अब प्रेसिडेंट ट्रंप पे आते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है, एक तो सियासतदान नहीं है, दूसरा ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल सियासतदान, और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है, उनके बारे में जिसकी भी कोई ओपिनियन हो, इट डजंट मैटर टू हिम टू बिगिन विद। मैं उसका मिसाल देना चाहूंगा। ट्रंप 1.0 के अंदर जब मौसूफ इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मौसूफ ने कहा था मैं नीचे जाके 5th स्ट्रीट पे किसी को गोली मार दूं, मेरा फिर भी मेरी सपोर्ट मेरे साथ रहेगी। और आज भी जो आप बातें फरमा रहे हैं, उनकी सपोर्ट उनके साथ है, क्योंकि कौम ये चाहती है कि बंदा नेचुरल हो, बंदा जो कुछ अंदर से है वही बाहर से हो। अब एक तो बाइडेन साहब, एक तो ऑटो पेन पे रहे, मौसूफ की गवर्नमेंट ओबामा चलाते रहे, उनकी बीवी चलाती रही, कोई किसी को आज पता ही नहीं कि 4 साल अमेरिका किसने चलाया है, कोई पता नहीं। उसके बाद आज देखें, दूसरी साइड पे आप बात कर रहे हैं, देखें, सबसे पहले आपने देखा नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा हाथ से स्पीच लिखते हैं, कागज पर वो सामने रखते हैं। वो किसी भी आईवी लीग ग्रेजुएट इंटर्न से तकरीरें नहीं लिखवाते, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, और यही अमेरिकन देखना चाहते हैं। जिस स्पीच की आप बात कर रहे हैं उसमें सार्केस्टिक और अमेरिकन ह्यूमर या अमेरिकन चीजें उसमें शामिल थी। एमबीएस के बारे में जो आपने जिन अल्फाज की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली डिप्लोमेटिक या प्रेसिडेंशियल ना होंगे, लेकिन अमेरिकन कल्चर के अंदर वो लफ्ज डेली बेस पे इस्तेमाल होता है इन आवर लैंग्वेज। लेकिन तारड़ साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर कोई स्टेटमेंट रिलीज करता था तो वो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आती थी। उस स्टेटमेंट का एक दुनिया पे एक भरम, रोब, दबदबा होता था, लोग रुक जाते थे, सांसें जम जाती थी। कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद आके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर स्लैंग लैंग्वेज के अंदर दुनिया के साथ फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट नहीं करता था। ये तो कभी नहीं होता था। देखिए, यही प्रेसिडेंट है जिन्होंने डोज बनाया था कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। यही वो प्रेसिडेंट है जिन्होंने बताया था कि मैं आई एम नॉट वर्किंग एज अ नॉर्म, आई एम गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म एंड ही इज गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स। अच्छा, ये बताएं कि अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है, उसकी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज नहीं हो गई प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से? यानी $100 बिलियन का अब तक इस जंग में नुकसान हो चुका है। 15-16 के करीब फौजी आपके इसमें अमेरिका के हलाक हो चुके हैं, 450 जख्मी हैं, जो खुद अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन गवर्नमेंट जो फिगर जोन कर रही है। ईरान तो इससे भी ज्यादा क्लेम कर रहा है। अमेरिकन हेजमनी का जो एक भरम था वो टूट चुका है। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल आइसोलेशन में जा चुके हुए हैं। एक मुल्क है जो इसराइल के साथ खड़ा हो रहा है ट्रंप के साथ, उसका नाम युगंडा है। 194 मुल्कों में से एक युगंडा है जिसको कह रहा है कि हाँ, मैं आपके साथ खड़ा होने को तैयार हूं। सो ये अमेरिकन डेमोक्रेसी ये रह गई है कि अगर एक ऐसा प्रेसिडेंट आ जाता है, वो सारे जो 250 साल की आपके फाउंडिंग फादर्स की वैल्यूज थी उनको श्रेड कर देता है, तो कोई उससे नहीं पूछ सकता अमेरिका में। देखिए, इस वक्त हालात ये है, मैं जिस तरह पहले आपको अर्ज करता हूं, देखें इलेक्शन आएंगे तो पता चलेगा। आज से पहले तो अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब मैंडेट लेकर आए थे, बल्कि 7 स्विंग स्टेट्स थी, उन्होंने भी मैंडेट डोनाल्ड ट्रंप साहब को दिया था कि यू शुड बी द प्रेसिडेंट। अब दूसरे उसमें बात करना चाह रहा हूं, आप अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अमेरिकन डेमोक्रेसी के हालात ये हैं कि जिस तरीके से पहले आज भी एक बड़ी मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन समझते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के बाद इलेक्शन जो बाइडेन ने जीता नहीं था, जीता डोनाल्ड ट्रंप साहब ने था। उसके शवाहिद भी कई स्टेटों से सामने आ रहे हैं। मेल इन फ्रॉड हुआ कोविड के जरिए, और कई चीजें हुई हैं। और दूसरा एक मैं अर्ज करना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है उसके बारे में मेरी ओपिनियन क्या है। दिस इज अ रिच मैन्स
आप इसमें देखें, आज भी अमेरिका में इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेसमैन का यू हैव टू हैव $5 मिलियन। वो कहां से लाता है? वो स्पेशल इंटरेस्ट लेके आता है, फिर वो उसी के लिए काम करता है, ए पैक के लिए काम करता है, क्योंकि ए पैक पैसे देती है। तो दर हकीकत इस वक्त डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन, यहां नहीं है, पूरी दुनिया में। दूसरा एक जो बात मैं कर रहा था कि अब टाइम आ चुका था, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिस्टम क्रिएट हुए थे वो खैर फाल हो चुके थे। ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस देखें, कश्मीर के हवाले से देखें, गजा के हवाले से, इस जंग से जरा पीछे देखें तो उनमें क्या क्या अफादियत थी उनमें। और दूसरा, मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि यूरोप के हालात, अब देख, मैं यूरोप को छोड़, मैं साथ एक कनाडा की मिसाल लेता हूं। कनाडा बिल्कुल सर्वाइव अमेरिकन सब्सिडी पे कर रहा है, अमेरिकन फंडिंग पे चल रहा है। दोस्ती किसके साथ है? चाइना के साथ है उसकी। आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते होंगे इससे? आज अगर सब्सिडीज बंद की जाए, कनाडा शाम को बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन देखें, उसको भी तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसी तरीके से दूसरे जो ममालिक हैं, अब देखें इस वक्त ग्रीनलैंड है, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो चले उस पर एक्सट्रीम पर गए, उसकी जरूरत, लेकिन ये मुझे बताएं, वहां पे रशियन और चाइनीज शिप्स जो है वो कहते हैं दूरबीन लगाने की भी जरूरत नहीं है, सामने नजर आ रहे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। और दूसरा, डेनमार्क जो है 24 घंटे में के अंदर नाजीज उस पर कब्जा कर गए थे। अगर आज क्रीमिया, और आप क्रीमिया भूल चुके हैं, आपकी सबकी नजरें अमेरिका पे तो हैं, लेकिन देखें दुनिया में दूसरी जगह पे क्या हो रहा है। रशिया भी तो खुल खुला के यूक्रेन के ऊपर चढ़ चुका है। तो दर हकीकत इस वक्त वर्ल्ड इज नॉट द सेम, वर्ल्ड इज नॉट द सेम। और अभी देखिए 1.25 साल हुआ है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तकरीबन 2.75 साल बाकी हैं। 1.25 साल में अगर हम देखें जो जो अनहोनियां हुई हैं, गैर मामूली काम हुए हैं, जैसा ये ग्रीनलैंड को धमकी दे दी कि इसको मैं कैप्चर कर लूंगा। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एक थक की तरह जाके वहां पे आपके डेल्टा फोर्स के लोग जाते हैं और वो उसको एयरलिफ्ट कर लेते हैं उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस से रात को, फर्स्ट लेडी के साथ। पहले उसका एक ऑयल कार्गो शिप, उसको हाईजैक कर लिया जाता है पायरेट्स की तरह से। ये ईरान के ऊपर 1 साल के अंदर, यानी पिछले साल जून में वॉर 12 डेज की, और अब ये यानी विद इन 6 मंथ्स दूसरी दफा जंग आप ईरान पे मुसलत हो जाती है। कनाडा के साथ जो, यानी कनाडा और अमेरिका तो कुछ सोच नहीं सकता था, बल्कि कायद आजम ने कनाडा और अमेरिका की मिसाल दी थी कि जिस तरह वो दो मुल्क साथ रह सकते हैं, हम और इंडिया साथ क्यों नहीं रह सकते। यूरोप के साथ नेटो को धमकियां दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग रोकने की बात हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर सारी पॉलिसी उन्होंने अमेरिका की जो है उसको रिवर्स कर रहे हैं। तो ये 1.25 साल का डिविडेंड ये है प्रेसिडेंट ट्रम्प का। तो अगले 2.25 साल में क्या होगा? देखिए, अगले 3 साल में मैं होप करता हूं कि कोई नए सिस्टम इंट्रोड्यूस हो, दुनिया में अमन की तरफ जाया जाए। लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा, नेटो क्या है? नेटो यूरोपियन हमारे एलाइज है, उसमें अपना हिस्सा पेचन नहीं कर सकते, जीडीपी के मुताबिक अपना हिस्सा उसमें नहीं डालते। अमेरिका नहीं तो नेटो नहीं। अब यूनाइटेड नेशंस कर लें, सारी फंडिंग अमेरिका देता है। अगर यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग आज अमेरिका बंद करता है, उसने खत्म हो जाना है। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात यह है, देखिए यूएस एड अमेरिका ने बंद किया, क्यों बंद किया? अब्यूज हो रहा था। देखिए, उस पर एलबीजीडी कम्युनिटी को प्रमोट किया जा रहा था अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। एलबीजीडी कम्युनिटी को प्रमोट करना, बराक ओबामा हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना गए थे, वो भी तो एक एक्सट्रीम है अगर देखा जाए तो। और दूसरा, उसमें अगर देखा जाए तो अब बात करते हैं वेनेजुएला की तरफ आते हैं। वेनेजुएला के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, पेरू के अंदर चाइना ने डीप सी पोर्ट बनाई आके, पेरू के अंदर आके चाइना ने। पेंटागन के आर्मी जनरल चीखते रहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कि यहां चाइना आके हमारी सर्वेलेंस करेगा, हमारे सर के ऊपर ब्रीथ करेगा, हमारी गर्दन के ऊपर आके। लेकिन यहां पे सारे अमेरिकन, मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं ना, बराक ओबामा 12 साल इस कंट्री में जो करके गए हैं वो भी अमेरिकन याद रखेंगे। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए, बैक यार्ड देखें ना, दूसरा फ्रंट यार्ड तो अलग बात होती है, बैक यार्ड पहले देखना होता है कि हमारे घर में कौन घुस आया इस वक्त। तो इस वक्त इश्यूज ये हैं कि आप देख लें, यहां से वेनेजुएला से तेल चाइना जा रहा था, वेनेजुएला से तेल रशिया जा रहा था। तो आप ये नहीं सोच सकते कि बैकयार्ड को पहले देखना जरूरी था। मानरो डॉक्ट्रिन जो कि एक फाउंडेशन थी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की, उस पर तवज्जो देना जरूरी नहीं था? जरूरी था मेरे ख्याल में। ग्रीनलैंड जो इस वक्त हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इशू है, डिफेंस हमारे लिए एक प्रॉब्लम इशू है, उस पर अमेरिका तवज्जो ना दे तो फिर किस पे तवज्जो दे? राइट। आखिर में फरमाएं कि जंग का इख्तिताम कितने दिन में आप देख रहे हैं, और अमेरिका को क्या हासिल होगा इस जंग के इख्तिताम पे? देखें, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं हमेशा अपने अमेरिकन दोस्तों से पूछता हूं, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल की प्राइस अमेरिकन कितने देंगे, कितनी देना चाहते हैं? ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कहां तक जाना चाहते हैं। ये जंग अमेरिका की जंग नहीं है, ये जंग इजराइल की जंग है। ये जंग बीबी नेतन्याहू की जंग है, उसने शुरू की है, वही खत्म करेगा मेरे ख्याल में। और दूसरी कौमें जिसमें खुद में शामिल हूं,
हमने जब तक अपने बच्चों को साइंस की सब तालीम नहीं देनी, जब तक 8 बिलियन लोगों ने आंखें नहीं खोलनी, इजराइल ऐसे ही करता रहेगा। लेबनान के बाद जॉर्डन की बारी आ जाएगी, जॉर्डन के बाद किसी और मुसलमान मुल्क की बारी आ जाएगी। दुख के साथ कहूंगा, बच्चे मर रहे हैं आज दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस यह है कि बच्चे मरने वाले मुसलमान हैं। देखें, मैं आज भी अगर देखा जाए तो जर्मन जो है अपने हॉलोकॉस्ट के ऊपर मूवीज बना रहे हैं। कोई है माइकल लाल आज गाजा के ऊपर मूवी बनाए? क्यों नहीं बन रही है मूवी? दुनिया को क्यों नहीं बताया जा रहा कि क्या हो रहा है? 7 अक्टूबर को मैं वाहिद बंदा हूं, मैंने अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में बैठ के जूश जो इजराइल का एम्बेसडर था उससे क्वेश्चन किया था, गिव मी अप्रोप्रिएट रेशो ऑफ कोलैटरल डैमेज, डिफाइन करो, किसी किताब में से निकल के आ सकता है। 7 अक्टूबर रख के तुमने एक नस्ल पूरी खत्म कर दी है। आज उसमें ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं बोलती गाजा के ऊपर? आप ईरान पे दुखी हैं, ठीक है, लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बोलती? आज मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन खामोश क्यों है? क्या वजह है? आज हमारे बच्चे क्यों साइंस से दूरी, क्या क्या वजह है? मैं यही इसी से खत्म करना चाहूंगा। खुदारा तरस करें अपने आप पे, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। खुदारा पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखें। यही मेरा मैसेज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद।